हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, हमने वहां पे देखा था कि किस तरीके से फिनोल के ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन बन रहा था, नाइट्रोजेशन रिएक्शंस क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या थी, जब हम ब्रोमिनेशन कर रहे थे, नाइट्रेशन कर रहे थे, तो डिफरेंट कंडीशंस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल-बेस्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिमर-टीमैन रिएक्शन, जिसके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट होते हैं फिनोल के लिए, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिमर-टीमैन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, रिमर-टीमैन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, देखो, जब हम फिनोल के केस में ऐड करते हैं क्या, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी कि क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं और साथ में क्या ऐड करते हैं, बेस NaOH या फिर KOH। ठीक है, तो देखो, जब हम लोग फिनोल के केस में बेस और CO2 ऐड कर रहे थे, वहां पे हमें क्या मिल रहा था, सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था। लेकिन जब हम लोग CHCl3 और NaOH ऐड करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी कि इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग रिमर-टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग रिमर-टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट में हम लोग एसिड से यानी कि H+ से वर्कअप करते हैं रिएक्शन को। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये बन कैसे रहा है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो देखो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, तो देखो फिनोल के केस में हमने क्या ऐड किया, Na+ ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा O-। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें मैंने क्या ऐड किया है, इसमें मैंने एक बेस ऐड किया है NaOH। तो देखो बेस क्या करेगा, बेस को कहीं से एसिडिक प्रोटॉन मिल जाए वो उसके लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रोटॉन होती है वो एसिडिक प्रोटॉन होती है। क्यों, अभी पता चलेगा। देखो OH- क्या करेगा, ये OH- इस H+ को लेके निकल जाएगा, तो देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो कोई भी प्रोटॉन एसिडिक कब होता है, जब उसका नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए। ये नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन एटम्स की वैकेंट d ऑर्बिटल में स्टेबलाइज हो सकता है। इसी वजह से ये जो मेरी प्रोटॉन होती है वो एसिडिक प्रोटॉन होती है। तो सबसे पहले होगा क्या, ये जो मेरा बेस है इस क्लोरोफॉर्म से H+ को लेके निकल जाएगा और इस तरीके का मेरा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेरे पास इस एनायन में से, ट्राइक्लोरोकार्बन आयन में से, इसमें से Cl- का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, Cl- का रिमूवल हो जाएगा तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, 2 क्लोरीन बचेंगे कार्बन पे और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्या बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन पे यहाँ पे पहले ये नेगेटिव चार्ज था, इधर से मेरे पास Cl निकल गया, Cl- निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बच गए। Cl तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया। ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसी स्पीशीज को हम लोग कार्बीन्स बोलते हैं। ऐसी स्पीशीज को हम लोग कार्बीन्स बोलते हैं जब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो मेरी कार्बीन्स होती है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, लाइक कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड होते हैं और एक मेरे पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। यहाँ कार्बन के साथ 2 बॉन्ड होते हैं और मेरे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 p ऑर्बिटल होनी चाहिए, 2 p ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये जो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन हो वो सेम p ऑर्बिटल में हो, और हो सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट p ऑर्बिटल्स में हो। तो इसकी वजह से मेरी 2 तरीके की कार्बीन बनती है, जिसको हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स बोलते हैं। जब मैं आपको कार्बीन्स और नाइट्रीन्स कराऊंगी उसके केस में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमारी सिंगलेट कार्बीन बनती है और ट्रिपलेट कार्बीन बनती है। यहाँ पे ये जो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों सेम ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी सिंगलेट कार्बीन होती है। ऐसी कार्बीन्स जो होती है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। अब जेई में वो पूछ सकता है कि बताओ रिमर-टीमैन रिएक्शन के केस में मेरा इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मेन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। वो पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल मेरा कार्बीन्स यहाँ पे होती है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। इसको हम लोग बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन।
कार्बिन, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ठीक है, सबस्ट्रेट मिल गया, तो होगा क्या, उसी तरीके की हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी यहाँ पे, और उसी से हमारे सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, O- प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, और ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कार्बन पे जाएंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन, ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा जिसके पास एक खाली p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, खाली p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। इसके पास एक p ऑर्बिटल तो खाली है, दूसरी p ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इंटरमीडिएट जो बनेगा यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ध्यान से समझना इस मैकेनिज्म को, और यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब देखो पहले जब मेरा CCl3 था तो यहाँ पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो जब मेरा CCl3 था तो उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही Cl- गया कार्बन पे वो जो नेगेटिव चार्ज था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गए। ऐसे ही देखो यहाँ पे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्योंकि एक बॉन्ड बन गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं नेगेटिव चार्ज के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी, तो ये मेरा एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है। अब इसी सबस्ट्रेट के अंदर ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना है इसी में किसी न किसी तरीके से रीअरेंजमेंट होएगी और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक तरीके से मेरे पास H+ निकला है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये H+ निकला है, तो ये H+ कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस कार्बन पे। तो देखो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट अब बन जाएगा। किस तरीके का, यहाँ पे क्या आ जाएगा O-, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए, ये तो बिल्कुल सेम है। देखो और ये जो मेरे CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, H+ निकला, वो H+ किसने गेन किया, इस कार्बन ने गेन किया, और इस तरीके का अब मेरे पास इंटरमीडिएट बन गया, इस तरीके का मेरे पास इंटरमीडिएट बन गया। अब ये O- फिर से रीअरेंज कर सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ भेज सकता है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन पे 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते, मतलब एक ग्रुप को लीव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन सा है, देखो ये Cl- एक लीविंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग के जा सकता है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये जो Cl है ये अपने CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा, ये अपने CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। अब देखो इंटरमीडिएट कैसा बना, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ गया मेरा Cl। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया, ये क्लोरीन जो है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल गया, ठीक है। ये मेरा इंटरमीडिएट बन गया। अब देखो मेरे पास और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, OH-, तो ये OH- अब इस कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर से, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे CHO चाहिए। तो ये OH- क्या करेगा, यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये मेरा पाई बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, बस रीअरेंजमेंट हो रही है, इंटरमीडिएट के अंदर ही आपस में रीअरेंजमेंट हो रही है। बस बाहर से इस OH- ने क्या किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक किया। तो देखो क्या बना, किस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ऑक्सीजन O- यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, और इस Cl पे क्या लग जाएगा, एक OH लग जाएगा, इधर H और एक Cl, इधर H और एक इधर Cl। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास ये Cl अभी भी बचा हुआ है, इस Cl को मुझे फिर से भगाना है। तो फिर से ये OH- अगर रीअरेंज करे, अगर कार्बन और यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, इस Cl को मैं भगा सकती हूँ, वही करूंगी। देखो यहाँ पे ये O- के इलेक्ट्रॉन फिर से पाई बॉन्ड में चले गए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, और जब ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, ये Cl यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा। तो देखो इंटरमीडिएट अब किस तरीके का बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड COH, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। देखो ये बन गया। अब देखो मेरे पास ये बन गया, मुझे यहाँ क्या चाहिए, CHO चाहिए, तो कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे देखो
ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बना, O- बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये क्या बना, C डबल बॉन्ड OH। इधर मेरा क्या आ गया, CHO ग्रुप आ गया। ये OH- है। अगर मैं रिएक्शन में H+ डाल दूं, रिएक्शन को वर्कअप करने के लिए अगर मैं उसमें H+ डाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CHO लग जाएगा और सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो मुझे चाहिए था रिएक्शन में। तो देखो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है। इंटरमीडिएट मेरे पास एक कार्बीन स्पीशीज है, डाइक्लोरोकार्बीन। वो बनी कैसे, जब OH- ने क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, वहां से Cl- निकल गया और इस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो गई जिसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। इसी वजह से ये जो मेरा फिनॉक्साइड आयन है वो क्या करता है, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब इसने इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यहाँ पे तो मेरा बॉन्ड बन गया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में दिखने लगे मुझे। अब देखो होगा क्या, यहाँ से इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हुए, रिंग में ट्रांसफर हुए। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पे चले गए। ये जो H+ निकला था, इस C- को जरूरत थी तो ये H+ को लेके बैठ गया। अब फिर से क्या हुआ, ये जो मेरा O- है ये फिर से इसने रीअरेंज करना शुरू किया। इसने बोला मैं अपने इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ दूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ चले गए, पाई बॉन्ड फिर से यहाँ ट्रांसफर हो गया। और जब पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, मुझे Cl को बाहर निकालना था। Cl मैं कब बाहर निकालूंगी, जब इस Cl कब बाहर निकलेगा, जब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। वो कब पूरे होंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स O- के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएंगे, जब ये वाला पाई बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये कब शिफ्ट होगा, जब O- अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो O- ने इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ शिफ्ट किए, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, Cl- निकल गया। अब देखो एक मेरा जो मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए था, तो OH- ने अटैक किया। जब इसने अटैक किया फिर से पाई बॉन्ड जहां पहले था वही पहुंच गया, जहां पहले था वही पहुंच गया। अब फिर से मुझे Cl- निकालना था, फिर से O- ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, रीअरेंजमेंट होनी शुरू हो गई और उसके बाद रीअरेंज होके मेरा प्रोडक्ट यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेम रिएक्शन है, बोर्ड्स में भी आती है, हर तरीके के बोर्ड्स में पूछी जाती है, मेंस में भी पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना, रिमर-टीमैन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने वहां पे कॉल-बेस रिएक्शन भी पढ़ी थी। कॉल-बेस रिएक्शन मेरी क्या थी कि जब हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं क्या, NaOH ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या, CO2, और उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं H+ रिएक्शन में वर्कअप करने के लिए। तो देखो मेरे पास क्या बन जाता था, मेरे पास बन जाता था सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड COOH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं एक और तरीके से भी लेके जा सकती हूँ। अगर मैं CCl4 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो भी मेरे पास सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक चीज यहाँ पे होती है, ऑर्थो के साथ साथ थोड़ा सा पैरा प्रोडक्ट भी मुझे मिल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पैरा पे भी है, पैरा से भी तो प्रोडक्ट मिल सकता है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे बनाइए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, OH-, तो जब मैं CCl4 में KOH ऐड करती हूँ तो चारों Cl ग्रुप्स मेरे OH से रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बन जाता है, COH4। अब ये क्या करता है, यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, जब मैं इसको हीट करूंगी CO2 और H2O, तो CO2 वही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है जो पहले था, फर्दर रिएक्शन होती जाएगी और प्रोडक्ट बनता जाएगा। यानी कि ये जो CCl4 है, CO2 एक बार बन गया, बाकी का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सेम ही मैकेनिज्म के थ्रू मेरी रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बन जाता है ये सैलिसिलिक एसिड, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में मुझे पैरा प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो हम ये जो मेन रिएक्शन है वो मेरी कॉल-बेस रिएक्शन भी है, कॉल-बेस रिएक्शन भी है, ठीक है। तो मेरी सारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, कॉल-बेस रिएक्शन और रिमर-टीमैन रिएक्शन। अब वहां पे मैंने आपको नाइट्रोजेशन रिएक्शन कराई थी, जिसमें मैंने पैरा ग्रुप पे जो मेरा NO ग्रुप था वो इंसर्ट हो गया था और उसके बाद मेरा क्विनोन ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो गई थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट होता है जिसको हम लोग लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं। तो जनरली हम लोग फिनोल्स के प्रिपरेशन के लिए, फिनोल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए
यूज करते हैं, फिनोल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। देखो मेरे पास वहां पे क्या बन रहा था, मेरे पास वहां पे देखो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन रहा था, क्विनोन ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। क्विनोन ऑक्साइम, यहाँ क्या लग रहा था, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे मेरा क्या था, क्विनोन ऑक्साइम की फॉर्मेशन मेरे पास हो रही थी, ठीक है। अब ये जो मेरा क्विनोन ऑक्साइम बना है, ठीक है, अगर पहले मैं क्या करूंगी, फिनोल में NaNO2HCl डाल दूंगी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्विनोन ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें एक और फिनोल डाल दूं, अगर मैं इसमें एक और फिनोल डाल दूं तो देखो होता क्या है, यहाँ पे इनके बीच में आपस में रिएक्शन हो जाती है। ये जो फिनोल है उसकी पैरा पोजीशन पे ये रिएक्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये टेस्ट, केमिकल टेस्ट जो है, आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रेसिपिटेट के बारे में, उनके कलर के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके का कलर बनता है। तो जब मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालती हूँ तो यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, बस ये इस फिनोलिक ग्रुप के पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें H2SO4 डाला था तो ये वाला ऑक्सीजन मेरा प्रोटोनोएट हो जाता है और एक तरीके से मेरे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, HSO4- यहाँ पे, और ये वाला ऑक्सीजन मेरा प्रोटोनोएट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस सॉल्ट का जो मेरे पास कलर होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, मेरे पास ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। इसको जनरली हम लोग इंडोफिनोल मोनोसल्फेट बोलते हैं, इसको हम लोग इंडोफिनोल मोनोसल्फेट बोलते हैं, इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। ये किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। अब जब मैं इसमें वाटर डालती हूँ, तो ये फिर से अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब देखो यहाँ से ये जो मेरा सॉल्ट बन रहा था वो सॉल्ट नहीं बनेगा, सिंपल यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस हो जाती है। यहाँ पे पहले हम लोग H+ क्यों डालते हैं, क्योंकि H+ क्या करता है, इनकी कॉम्बिनेशन को, इनकी यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो निकल रहा है यहाँ से, उसकी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है उसकी फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है, इसलिए पहले हम लोग H2SO4 डालते हैं जो इसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, मेरा ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर जब मैं इसमें वाटर डालूंगी तो इस तरीके का मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका कलर रेड होता है। इसको हम क्या बोल रहे थे, इंडोफिनोल मोनोसल्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोफिनोल बोलते हैं, इसको हम लोग इंडोफिनोल बोलते हैं। अब जब मैं इसमें NaOH डालती हूँ, अब ये जो मेरा इंडोफिनोल होता है इसकी जो प्रेसिपिटेट होती है वो रेड प्रेसिपिटेट होती है, इसकी रेड प्रेसिपिटेट होती है। जब मैं इसमें NaOH डालती हूँ तो बस यहाँ O- की जगह क्या लग जाएगा, ONA लग जाएगा और इसकी ब्लू प्रेसिपिटेट होती है। ये केमिकल टेस्ट में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में होता क्या है। फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इसमें फिनोल में जब हम लोग HNO2 डालेंगे, Na2 को मैं HCl डालेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी और उसके बाद जब हम लोग NaOH ऐड करेंगे तो ब्लू कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। यानी कि पहले ग्रीन प्रेसिपिटेट, देन हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट, देन ब्लू प्रेसिपिटेट मिलती है। बस इन प्रेसिपिटेट्स के बारे में याद रखना है, कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर्स क्या है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। केमिकल टेस्ट है जो कि फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है जो हम लोग फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा मेरे पास फिनोल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज करते हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। जो बच्चे 12th क्लास में हैं उन्होंने लैब में भी हो सकता है कि इसका एक्सपेरिमेंट किया हो। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम लोग फिनोल लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में फिनोल का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें न्यूट्रल FeCl3 ऐड करते हैं। जैसे ही हम न्यूट्रल FeCl3 ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर पर्पल कलर सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है न्यूट्रल FeCl3 और फिनोल के बीच में, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। तो ये केमिकल टेस्ट है जो हम आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास जो मेरे पास अननोन सॉल्यूशन है कि क्या उसमें फिनोल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ऐसे टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन जो है जेई में पूछे जा सकते हैं। वो आपको बोल देगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब मैं उसमें न्यूट्रल FeCl3 डाल रही हूं तो मेरे पास पर्पल कलर की या फिर वॉयलेट कलर का वहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन मिल रही है। तो समझ जाना कि उसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, उसमें मेरे पास फिनोल प्रेजेंट होगा। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जब फिनोल किससे रिएक्ट करता है, न्यूट्रल FeCl3। अब देखो जो हम नॉर्मल FeCl3 सॉल्यूशन बनाते हैं ना वो एसिडिक होता है,
ठीक है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, ठीक है। याद रखना ये सब चीजें हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं। तो जब हम इसमें न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, Fe3+ प्रेजेंट है। जब हम बेस डाल रहे हैं तो ये O- मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O- में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही हम इसमें FeCl3 डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे पास बेस प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 1-, एक माइनस चार्ज है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास 3 फिनॉक्साइड आयन हो तो वो क्या करेंगे, Fe3+ के साथ कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, होल थ्राइस Fe, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मेरे पास बना लेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन का जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। कैसा कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग फिनोल के अंदर न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डालते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से वॉयलेट कलर आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और NCERT में भी इस टेस्ट का गिवन है, ठीक है। तो देखो इस टेस्ट के बारे में हमेशा याद रखना। और दूसरा, हमने ब्रोमीन वाटर के साथ फिनोल की रिएक्शन देखी थी। हमने देखा था कि जब हम ब्रोमीन वाटर उसमें ऐड कर रहे थे तो पिक्रिक एसिड बन रहा था, तो जो मेरा ब्रोमीन वाटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जो मेरा ब्रोमीन वाटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही मैं फिनोल को ब्रोमीन वाटर में ऐड करती हूँ तो जो मेरा उसका ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है। उससे भी मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में फिनोल प्रेजेंट है, क्योंकि फिनोल क्या करता है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। जितने भी मेरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। तो देखो वो जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि फिनोल प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस, केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चन, कार्बोनिल्स के भी बहुत सारे, जब हम लोग आइडोफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसे केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चन जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। और अब वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे पास, तो हमारे पास इंटीजर टाइप जैसे क्वेश्चंस है तो वो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इन टेस्ट के बारे में, केमिकल टेस्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे रिएक्शन कंप्लीट करनी है। देखो मेरी कौन सी रिएक्शन है, मैं NaOH ऐड कर रही हूँ, CO2 ऐड कर रही हूँ, एक में मैं तो लास्ट में H+ ऐड कर रही हूँ, दूसरे में मैं लास्ट में D+ ऐड कर रही हूँ। मुझे दोनों प्रोडक्ट बताने हैं A और B, दोनों प्रोडक्ट बताने हैं A और B। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं H+ से क्या डिफरेंस आएगा और D+ से कैसे डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। रिएक्शन कैसे हो रही है, अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो हमारे पास जब हमने मैकेनिज्म देखा तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो मेरा O- था, ठीक है, ये ड्यूटेरियम एज इट इज, इसने जब CO2 पे अटैक किया था, CO2 मेरा इलेक्ट्रोफाइल था, तो O- इस पे अटैक कर रहा था। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, ऑक्सीजन पे। तो देखो कुछ इस तरीके का मेरा इंटरमीडिएट बन रहा था यहाँ पे O-, एक सेकंड, यहाँ पे O- के थ्रू अटैक नहीं हो रहा था, अटैक होता है हमारा कार्बन के थ्रू। तो O- के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, और ये किस पे अटैक कर रहा था, ये अटैक कर रहा था इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा था और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, ऑक्सीजन पे। तो देखो कुछ इस तरीके का मेरा इंटरमीडिएट बन रहा था, ये दोनों ड्यूटेरियम एज इट इज, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, C+O, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे जो मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ तो ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये जो मेरा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे, इस यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे रिंग में। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहे थे, और ये जो मेरा हाइड्रोजन था वो कहाँ शिफ्ट हो रहा था, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा था। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ड्यूटेरियम है, तो मतलब जो ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन आ रहा था वो इस वाली कार्बन से आ रहा था। अब क्योंकि यहाँ ड्यूटेरियम है तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा ड्यूटेरियम, यानी कि यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड बना, ये क्या बन जाएगा, OD, ये वाला ड्यूटेरियम मेरा एज इट इज। उसके बाद जो मैं डाल रही थी, मैं H+ डाल रही थी, तो वो H+ कहाँ आ रहा था, इस ऑक्सीजन के पास आ रहा था। मतलब देखो O- है, COO- है, इस ऑक्सीजन के पास जो H+ आएगा वो इस कार्बन से आएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, ड्यूटेरियम लगा दिया। और इस पे जो मेरा H+ आता है वो जो मैं ऐड करती हूँ HCl, उससे आता है। अब यही डिफरेंस है, देखो पहले दोनों स्टेप बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन के पास तो ड्यूटेरियम चला गया, A में तो मैं H+ डाल रही हूँ, लेकिन B में मैं D+ डाल रही हूँ।
ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो A में जब मैं H+ डालूंगी तो ये क्या बन जाएगा, COOH, लेकिन जब मैं B में D+ डालूंगी तो क्या बन जाएगा, COOD, क्या बन जाएगा, COOD। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ये क्या बन जाएगा मेरा, COOD। ये मेरा प्रोडक्ट है B, क्योंकि एसिड वाला H+ जो मैं सॉल्यूशन में डालूंगी वही से आएगा, लेकिन OH वाला H+ मेरा जो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट होगा ग्रुप, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो ड्यूटेरियम है, वही से आएगा। यहाँ पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट था, इसीलिए ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजें आपको तभी पता होगी जब आपको मैकेनिज्म के बारे में पता होगा। तो मैकेनिज्म को याद रखो, देखो कि मैकेनिज्म में एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कर रहा है। ऐसे ही जो मेरी रीमर-डीमैन रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्टीम वोलेटाइल स्पीशीज है, कौन सी सबसे ज्यादा स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब जैसे ही मैं हीट करूं तो वो वोलेटाइल हो जाए, वो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेरे पैरानाइट्रोफिनोल होते हैं, जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी वहां पे मैंने बताया था कि जो मेरा पैरानाइट्रोफिनोल होता है वो तो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होता है। उसका रीजन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में जो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल के केस में जो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, वो मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स मेरे एसोसिएट हो रहे थे, और अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसको इवेपोरेट करने के लिए मुझे टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और वो चीज स्टीम वोलेटाइल नहीं होगी। यानी कि अगर ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्पीशीज स्टीम वोलेटाइल होगी, क्योंकि इनमें तो एसोसिएशन होगी ही नहीं। लेकिन इस तरीके से मेरे पास अगर पैरा पे प्रेजेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। इसी वजह से ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होते। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्टीम वोलेटाइल स्पीशीज है। तो देखो ये तो ऑर्थो है, इसमें इंट्रा होगी, ये पैरा है, इसमें इंट्रा होगी। अब देखो ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। ये भी अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसी वजह से ये भी स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और मेरी मोस्ट स्टीम वोलेटाइल स्पीशीज कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये जब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था वो भी चीजें वहां पे भी मैंने इस चीज को कवर अप किया था कि जो मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिनोल्स की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताई। इनके अलावा बस इन रिएक्शंस के बारे में ध्यान रखें कि जब मैं एक्वस मीडियम ले रही हूँ तो ब्रोमिनेशन कैसे होती है, जब मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रही हूँ तो कैसे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल रही हूँ या फिर कॉन्सेंट्रेटेड डाल रही हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कॉल बेस रिएक्शन और रीमर-टीमन रिएक्शन, दोनों के बारे में ध्यान रखें। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना कभी पूछा गया है और फिनोल से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। बहुत ही सिंपल है, बस रिएक्शन के बारे में और रिएजेंट के बारे में याद रखें। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।